फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं कि तो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं और बोलते भी हैं तो उनकी जो बोलने की शैली है वो काफ़ी नरम होता है, बहुत शांत रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अचानक शुक्रवार को मनमोहन सिंह कड़े तेवर में नजर आए और उन्होंने इस तेवर का जो इस्तेमाल किया वो विपक्ष पे सीधा सीधा हमला करने के लिए कहा। और जो हमला था, जो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो असंसदीय मानकर सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया, उनका भी और अरुण जेटली का भी। हालांकि संसदीय भाषा करके निकाल दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट क्या वो शब्द थे आपको हम दिखाते हैं। Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting the Prime Minister chor hai, Prime Minister chor hai? Have you heard of any democracy where Prime Minister won a vote of confidence by buying members of Parliament? बेहद चिंता का विषय तो है ही और गंभीर विषय भी है, लेकिन हालांकि संसदीय भाषा मानकर इसे निकाल दिया गया। यूसुफ अंसारी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने संसद को बहुत दिनों तक कवर किया, तमाम नेताओं को भी कवर किया, इस देश की सियासत के नब्ज पे भी आपने काफी दिन तक अपना लगातार आप हाथ रखे रहते हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अचानक जो उनको गुस्सा आया, क्यों आया, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपीए 2 सरकार का कार्यकाल अपने आखिरी वक्त तक पहुंच रहा है, इख्तिताम तक पहुंच रहा है, जितना शानदार कार्यकाल यूपीए 1 का था उससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक कार्यकाल यूपीए 2 का है। यूपीए 1 में जहां सरकार ने एक के बाद एक कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ, नई नई स्कीम शुरू की, जिन्हें फ्लैगशिप परियोजना कहा गया, और देश के आम जनता के हित के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए और उनका सब जगह उन्हें सराहना मिली जी। यूपीए 2 के दौरान उन तमाम के अंदर बड़े बड़े घोटाले की खबरें सामने आने लगी और अब तो ये हुआ कि कई मंत्रियों को, ये मेरे ख्याल में पहली सरकार है जहां करीब 7 या 8 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। और उन सबके पीछे एक ही बात है कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। जब भी ये पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब होगा, कौन करेगा, कौन कौन शामिल होंगे, तो हर नेता का एक रटा रटाया जवाब होता है कि इट इज़ ए प्रोरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का ये विशेष अधिकार है जी। अब अगर सरकार बनाना, मंत्री परिषद में किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, तो ये मान लेना चाहिए कि अगर उस मंत्री परिषद का कोई मंत्री कोई गड़बड़ करता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री पर बनती है। तो लिहाजा प्रधानमंत्री पर ही तो हमले होंगे। अब प्रधानमंत्री का रिमोट किसके हाथ में है ये प्रधानमंत्री जाने या जिसके हाथ में रिमोट है वो जाने, उससे आम जनता को या मीडिया को मतलब नहीं है जी। तो चूंकि ये झुंझलाहट जो प्रधानमंत्री के सामने आई है वो लगातार प्रधानमंत्री को इस देश में पिछले 3-4 साल से हमने देखा है कि वो हंसी का पात्र बन गए हैं जी। और कहीं उन्हें मौनी बाबा कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिन समस्याओं से देश आज जूझ रहा है उन समस्याओं के समाधान के लिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 1991 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तब देश को बड़ी उम्मीदें थी, देश इसी तरह के हालात से गुजर रहा था। और इसीलिए आज ये बात कही जाती है कि हालात 1991 की तरह खराब नहीं है अभी भी। तो तब प्रधानमंत्री ने ये कहा था फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद भी, क्या कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूं, जबकि कांग्रेस इसी वादे के साथ चुनाव जीती थी तब 1991 में कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। लेकिन महंगाई उसके बाद आप देखिए पिछले 10 साल में जितनी बढ़ी है शायद कितनी कभी नहीं बढ़ी। तो एक लोगों का जो गुस्सा प्रधानमंत्री पर आ रहा है वो चूंकि किसी और पे नहीं डाल सकते, प्रधानमंत्री को गुस्सा आ रहा है, सवाल ये। तो उसी का आउटबर्स्ट ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह से कल रिएक्ट किया और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो वाकई असंसदीय शब्द हैं। संसद में जितने शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है उसकी किताब फहरिस्त बाकायदा संसद की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये तो विपक्ष अगर ये संसदीय है तो विपक्षी नेता जो है इसका इस्तेमाल करते हैं संसद में। हाँ, एक्सपंज कर दिया जाता है अगर कोई ऐसा शब्द आता है और ये उस वक्त जो सभापति होते हैं, जो भी कुर्सी पर बैठे होते हैं स्पीकर की, उनको लगता है कि ये संसदीय शब्द है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। और कार्यवाही से निकालने का मतलब ये होता है कि अब उन शब्दों का इस्तेमाल कहीं रेफरेंस के लिए भी नहीं होगा जी। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि लगातार हमलों चौतरफा उन पे हमला हो रहा था और इस कारण वो शायद गुस्से में है
क्योंकि उनके पास ठोस जवाब भी नहीं है देश को बताने के लिए। बिल्कुल ठोस जवाब नहीं, कोई उनके पास कोई स्कीम भी नहीं। यहां तक आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री को वहां पे देखते रहते हैं, प्रधानमंत्री राज्यसभा में मैं था हाउस में जी। इसके दो पहलू हैं सर जी। एक पहलू तो यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, उस पहलू पे अगर कहें तो देश बहुत मुसीबत में है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आगे बहुत कुछ और खतरा दिख रहा है। अगर कहीं सीरिया वगैरह की वार हो गई तो और हमें कितनी मुसीबत आएगी, ये हम सब लोग विजुलाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत दिनों से ये नारा लग रहा था कि आप आइए जवाब दीजिए। कल प्राइम मिनिस्टर ने जी 4 पेजेस का एक अपना रिपोर्ट पढ़ा। उसके जवाब में लेफ्ट ने एक बात करी। लेफ्ट ने यह कहा कि आपको पब्लिक सेक्टर को स्मूथ करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की रिलायंस को छोड़िए। एक अपना अल्टरनेटिव दिया। इसी तरह से एनके सिंह ने भी कोई बात की, लेकिन अफसोस की बात यह है, आप मीडिया जो भी कहे, द वे बीजेपी बिहेव्ड इज शेमफुल। आज तक 4 दादा को भी याद होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलता है तो पूरा हाउस पिन ड्रॉप होकर सुनता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस बोलता है तब भी सुना जाता है। लेकिन इसी हाउस में जिस वक्त प्रणब मुखर्जी थे उनको बोलने नहीं दिया गया। इसी हाउस में प्राइम मिनिस्टर बोलने खड़ा हुआ, उसको बोलने नहीं दिया। और प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से पूरी उनकी आधे घंटे की तकरीर जो अरुण जेटली साहब ने की, एक इकोनॉमी पॉलिसी पे, क्योंकि बीजेपी की और कांग्रेस की एक ही पॉलिसी है एज फॉर फाइनेंस इज कंसर्न, इकोनॉमिक जो भी पॉलिसी है दोनों की एक है, कोई फर्क नहीं है। उस पर कुछ बोलते कि क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हमको चाहिए कि हम लोग इस वक्त सहयोग करें, इसलिए कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन आपसे भी हुई हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम अपना कंसेंसस बना लें, एक सहमति बना लें जी। अरुण जेटली साहब जब खड़े हुए उन्होंने कहा अच्छा अपना काम तो आपने कर लिया, हमसे मशवरा नहीं किया, अब जब फंसे तो हमसे मशवरा कर रहे हैं। और फिर जब उन्होंने कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त बोलने खड़े हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि वो हार गई है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर ये था। अफसोसनाक बात यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर को बहुत मशक्कत और प्राइम मिनिस्टर को जब उन्होंने ये जुमला कहा कि आपने इस हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, अपनी टीम को मैं जब आता हूं हाउस में और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जब मैं कोई बिल लाता हूं उसको लाने नहीं देते। पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान के बाहर ये इंप्रेशन दिया है कि देयर इज नो गवर्नमेंट, हर आदमी चोर है। नतीजा ये है कि जो इन्वेस्टर डोमेस्टिक है या एक्सटर्नल है वो डर गया है। तो आप भी बराबर के तो विपक्ष के ऊपर तो जो संकट है वो मैं समझता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड बिल्कुल ठीक था। मुझे सरप्राइज हुआ कि ये निकाला गया। इसमें असहभागी इसलिए नहीं था, जैसा अभी आपने खुद कहा, ये पूरे 3 साल से मैं देख रहा हूं हर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर चोर, मंत्री चोर, और पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी आके चिल्लाती है। भाई वहां तो लेफ्ट के लोग भी बैठे हुए हैं, छोटी पार्टियों को भी बैठे हैं। हमने आज तक लेकिन हमने कभी लेफ्ट के लोगों को नहीं देखा कि जो अजीत भाई ने जो बात कही है ये एटीट्यूड भी हाउस का ठीक नहीं है। बीजेपी ने का जो रवैया रहा है संसद के अंदर पिछले 3-4 साल से नहीं, मैं तो पिछले 16-17 साल से देख रहा हूं। बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी उनके सांसद बिल्कुल विपक्ष के सांसदों की तरह बिहेव करते थे कई बार। और यह बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि मोबोक्रेसी में बिलीव करती है, और उसका आचरण ही होता है कि जोर से लगाकर बोलो, शोर मचा के बोलो तो सच माना जाता है। लेकिन ये हम विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं मर सकते, क्योंकि पिछले 3-4 साल में अगर आप देखें एक के बाद एक यूपीए सरकार के मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं और बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान उनके आए हैं। श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं आप कोयले की फाइल कहां गायब हो गई मुझे पता ही नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा भाई, आप मंत्री हो। प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं उनका संरक्षक नहीं हूं, कौन जिम्मेदार होगा मुझे बताइए आप।
प्राइम मिनिस्टर के पास भी कोयला मंत्रालय रह चुका है। नहीं, पूरी 150 फाइल गायब है। मैं यूसुफ अंसारी साहब कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं लेकिन मैं कल की डिबेट की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि हर चीज की एक हद होती है। इतने बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए हैं और इसी यूपीए सरकार के दौरान हुए हैं। कौन सा मंत्री अंदर गया, किसको सजा मिल रही है जी? क्या ये देश देख नहीं रहा है? लेकिन जो बात नहीं कर रहा हूं, चलिए मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कोट कर रहा हूं जी कि प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक डिबेट, बड़ी संजीदा डिबेट हो रही है, क्राइसिस है इस वक्त हमारे मुल्क में, बहुत बेडअप क्राइसिस है। नहीं, लेकिन उसमें आपको सजेशन देने चाहिए न कि आप उस वक्त भी नारे लगाएं। तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर, इनके सिंह ने कुछ बातें की थी, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बहुत अच्छी तरह से कहा। ये पूरा जो मसला है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो कई साल संसद के अंदर था। इससे पहले एक बार हमारे टाइम ये चोरों की बात हो रही थी, तो इन्होंने एक कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। उसी टाइम ही बात जब चल रही थी कि आपने ये किया, वो कह रहा आपने ये किया, तो जब एक दूसरे का पाप गिनाते हैं। हाँ, वो मतलब एक कौन किया, तो मैंने खाली किसने ज्यादा किया इस पे बहस होती है जी। तो मैंने मेरा जब चांस आया 2 मिनट के लिए, तो हमने उसमें कहा था मेरा हालत बहुत ही खराब है, मैं ऐसे जगह खड़ा हूं कि हमारे दोनों साइड चोरों दिख रहे हैं। एक चोर दूसरे को आरोप लगा रहा है कितने चोरी की, और यही हो रहा है। तो ये हम विचार करें या चोरी को कम करें। अब ये विचार करने के लिए हमारे बात नहीं है। आप बैठे हो ऊपर, चेयरमैन जो थे जी, तो आपने इसको देखो भाई, ये चोर दोनों ही चोर हैं, तो चोरों की अगर ये स्वभाव होगी तो इसमें बाकी क्या करेंगे, ये जरा बताइए जी। तो किसी ने कहा कि आपने तो आदिल साहब ने भी बहुत अच्छी ढंग से कहा कि पहले जो पिक्चर थी राज्यसभा की या लोकसभा की, जिसमें टावर बोलने वाले थे और वो सही ढंग से विचार को रखते थे और सभी सुनते थे, चुपचाप सुनते थे। जब भूपेश गुप्ता था, इंद्रजीत गुप्ता था, ये सारे जब लोकसभा में थे, जब इधर की आपके प्रमुख बाकी जो था, एक मतलब उसमें बहस जो होती थी, वो बहस बड़ी सुनने लायक थी। प्रधानमंत्री तो शांत रहते हैं, वो शांत स्वभाव के हैं। मैं मनमोहन जी के पास बाद में आ रहा हूँ। हर जगह पहले तो और भी सारे थे, कभी कभी गुस्सा नेहरू जी को भी आया, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो कारण दिखाई दे रहा है कि 2014 सामने में है, चुनाव सामने है, तो हमें कुछ करके दिखाना है। इसी हिसाब से दोनों चल ही रहे। लेकिन मनमोहन जी की, और चाहे वो वित्त मंत्री जब थे, अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने बहुत सारे घटना घटी और इसके हमने बहुत सारी बातें भी रखी, निंदा भी की और कहा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अपनी ढंग से रखते हैं, इसमें गाली गलौज नहीं होता है, अपनी बात को रखते हैं। ऐसा हमारे हुआ बहुत सारे, इक्का दुक्का नहीं, कई हैं जो अपनी बात को ठीक ढंग से रखते थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वाली बात है, मेजर जो बात चल रही है, इसमें आरोप वाली बात ज्यादा हो जाता है। वेल में आके प्रोटेस्ट करना या हाथापाई करना या किसी के कागज छीन लेना, ये हमारी संसदीय प्रथा नहीं है और संसद में ऐसी काम होना नहीं चाहिए। मीडिया के दौरान संसद की पूरी कार्रवाई दिखाई देता है और इसमें ये चाह रहे। अब प्रधानमंत्री चाहे गुस्सा से हो या अपनी ये करके ये बात को रखा सामने, हाँ, तो ये बात भी सही है कि जब आपने कुछ रूपायन करते हो तब तो सलाह नहीं करते हो, फंसने के बाद ही कुछ न कुछ करते हो, और जब आपका जरूरत हो तो आप ले लेते हो, जब जरूरत नहीं होता आप किसी से बात नहीं करते हो जी। अभी इसमें देखिए कि हाल की बात कर रहा हूँ, खाद्य सुरक्षा बिल पास हुई, लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ, खाद्य सुरक्षा बिल पास हुई जी। साथ ही साथ कांग्रेस की या फोटो निकाल रहा है कि मनमोहन जी की और सोनिया जी की, आजकल देश में और कोई भूखे नहीं रहेंगे। तो इसके मतलब इतने दिन भूखे हैं? आपने आपका जवाब जो है दूसरे के सामने रख रहे हो कि हमारे देश में भूखे थे, अभी हम लोग भूख नहीं रहेगा। ये जब बातें हैं और इसके ऊपर कोई अगर बहस करे तो प्रधानमंत्री भी फंसेंगे कि उन्हें दोनों की फोटो है वहां जी। तो ऐसे बहुत सारे बात में उन्होंने अभी निर्माण कर रहा है, भारत की निर्माण, तो मतलब इसके आगे निर्माण हुई नहीं है जी। ये बात देके बहुत सारे चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से कभी कभी संसद के अंदर बोलने वाले ऐसी शब्द की व्यवहार करते हैं जो संसदीय
प्रणाली में वो व्यवहार दो असल मुद्दे हैं जिस पे मैं आपको चाहूंगा। और एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संसद की कार्रवाई नहीं चलती है और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री को आप लोग टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री को आप चोर कहते हैं, तो क्या इन दोनों कारणों से, क्या ये कारण भी है, या अगर सिर्फ नहीं तो ये कारण भी है कि जो दुनिया में निवेशकों में या जो बाहर जो छवि जा रही है देश की, उससे आपके आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं, या सरकार की नीतियों का? आर्थिक संकट में तो हम है ही है। सरकार की नीतियों का कारण है या नीतियों के कारण है? क्यों ना 1991 में जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने जो नई आर्थिक नीतियां जो निकली थी उसके जरिए, उससे पहले अगर ये नीतियों के कारण है, अगर ये नीतियों के कारण है तो फिर संसद को और विपक्ष को घेरने के पीछे प्रधानमंत्री की मंशा क्या थी? ये घेरने की नहीं, जब यही नीतियों को सामने रखते हुए, जब बीजेपी की सरकार थी यही नीतियां सामने थी, कांग्रेस ने नीतियां अपनाई, ये नीतियां थी। नीतियां में कहीं भी कमी है तो किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की, ना आज भी किया जा रहा है जी। तो इसमें तो दोनों की, पूरे संसद को इसी खतरे से अपने देश को बचाना है जी। ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस से अपने देश को बचाना है। दिलीप, आपने बुनियादी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री के बारे में विपक्ष जो बार बार कहता है ये कमजोर प्रधानमंत्री। एक मिनट भाई, हम खत्म कर दें पूरे देश को सामने कैसे बचाया जाए देश के बारे, लेकिन देश के बारे सोच हो तो अब न करेंगे। ये जो स्थिति पहुंची क्यों पहुंची है, ये स्थिति के लिए कौन, और क्या संसद नहीं चलना जिम्मेदार है, विपक्ष का रवैया जिम्मेदार है, सरकार की नीति जिम्मेदार है? मेरा बात किसी को हम चोर कह दें मामला मिट जाएगी जी, या किसी ने दूसरे को चोर कह दे मामला मिट जाएगी? हालत तो सुधरेगी नहीं। हालत सुधरने के लिए मैं मानता हूं कि पूरे सांसद को एक इकट्ठा होकर कि हमारे देश को ये जगह से बचाए कैसे, देश को मतलब हमारे देशवासियों को, जिसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, उसके बारे में सोच नहीं है। हम एक को दूसरे को चोर और डाकू और तो चुनाव का समय है, ये सब कहते हैं। ये ठीक है, ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स हो रही है एकदम, और नीति दोनों पार्टियों की एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या यूसुफ, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है, इलेक्शन की सियासत है, बिल्कुल इलेक्शन की सियासत है, चुनाव की सियासत। लेकिन प्रधानमंत्री को इलेक्शन की सियासत से कोई लेना देना माना जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं इलेक्शन की सियासत से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर ये प्रधानमंत्री विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं कि साहब विपक्ष उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री साबित करता है, या देश भर में या ये संदेश गया है कि प्रधानमंत्री को आप चोर कह के वेल में आते हैं, हमला करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि वो क्यों ये बात बार बार कहते हैं कि साहब 2014 तक तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद हम देखेंगे कौन है। तो कांग्रेस ने तो एक तरह से आधिकारिक तौर पर तय कर दिया कि 2014 के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, जब उनकी क्वालिफिकेशन हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं वो एक अलग मसला है। लेकिन आपने तो कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष पे ही नहीं, प्रधानमंत्री को लेके जो लोगों की आशंकाएं या शंकाएं या जो बाहर जो संदेश गया है, उसमें तो सिर्फ विपक्ष नहीं, कांग्रेस के अपने भी लोग शामिल हैं। जी वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी बार बार, पार्टी के बड़े नेता बार बार ये बात कहते हैं कि भाई 2014 तक तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे हैं, उसके बाद हम देखेंगे राहुल गांधी बनेगा कौन बनेगा। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस खुद मानती है कि 2014 के बाद मनमोहन सिंह को आगे कंटिन्यू करना पार्टी हित में नहीं है, ऐसा देश हित में नहीं है, जो भी कुछ है। वरना अगर कांग्रेस तीसरी बार सरकार जीत कर आती है तो मुझे बताइए किस बूते पर वो मनमोहन सिंह को हटाने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पर जो अक्षमता का तमगा लगाया है, सबसे पहले तो कांग्रेस ने लगाया है, उसके बाद दूसरों को मौका मिला है। और सबसे अहम बात यह है दिलीप कि पिछले 3-4 साल में जितने भी बड़े घोटाले सामने आए हैं, जब महंगाई जिस तरह बेलगाम हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से आग लगी है, इन सबका कोई सॉल्यूशन क्या प्रधानमंत्री ढूंढ पाए, सरकार ढूंढ पाई है? और सरकार नहीं ढूंढ पाई है तो सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर इसकी सीधी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर किसको दोष दिया जाए, मुझे बताइए आप। प्रधानमंत्री कहते हैं जो कोयला घोटाले की जो फाइल थे वो गुम होने पर उन्होंने विपक्ष की आलोचना का उन्होंने जवाब दिया, कहा कि उन फाइलों के संरक्षक वो नहीं है। ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? ये तमाम चीजें, चलिए विपक्ष की रवैये को प्रधानमंत्री ने उसको एक तरह से उस पर हमला किया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होते हुए भी और जो चीजें हुई है लगातार, जिस तरह से उसमें साफ कहा, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। और यूपीए 2 में जी एक शानदार, एक यूपीए 1 में मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम पे सरकार चली थी, ये भाग नहीं पाए थे,
जब भागते थे, कभी लेफ्ट वाले, कभी उनके दूसरे सहयोगी, वो भी गठबंधन की सरकार, वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वो मिनिमम प्रोग्राम पे चली थी, तो इनके लगाम पड़ी हुई थी। अपनी 206 सीटें जो आ गई, ये समझे कि हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई। नतीजा गवर्नेंस नाम की कोई चीज मैं सवाल वही पूछना चाहता हूं कि चलिए बीजेपी के क्रिटिसिज्म को भूल जाएं, कांग्रेस के अंदरूनी क्रिटिसिज्म को आप भूल जाएं, आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होते हुए आप अगर ये कहें कि गठबंधन की मजबूरी के कारण राजा जो करते रहे वो कर पाए, भ्रष्टाचार हुआ, आप गठबंधन की मजबूरी के कारण कोल घोटाले हुए, गठबंधन की मजबूरी के कारण तमाम तरह के घोटाले हुए, तो ये और महंगाई, आपने भरोसा दिया था कि 100 दिन 4.5 साल हो गए, महंगाई कहां पहुंच, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कोल घोटाले की जांच हो रही है, वहां पे कानून मंत्री को जाना पड़ा, किसको बचा रहे थे वो, तो इसका जवाब कैसे देंगे देश के प्रधानमंत्री? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल में है इनके साथ। ये तो क्या ये उस मुश्किलों की झुंझलाहट थी? यूपी नहीं, मैं तो ये नहीं झुंझलाहट, उसी आपसे कहा कि दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो इकोनॉमिक फैक्टर जो आप कह रहे हैं, जिसमें मैं आपके पास आता हूं यूसुफ साहब जी। दूसरा उस पहलू, जो पहला पहलू है, उसमें तो ये सरकार टोटली फेल है, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं, हिंदुस्तान क्राइसिस में आ गया है। ये तो पहला पहलू है। जो दूसरा पहलू जिसका आपने दिखाया, वो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे दादा ने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का डेकोरम रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका असर वही डेकोरम, अब जब अगर कोल पे जो रुख रहा है, जिस तरह से 2G पे रुख रहा है, जिस तरह पे अन्य भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उस पर रुख रहा है सरकार का, तो विपक्ष के पास एक सवाल उठता है। विपक्ष कहते हैं हमारे पास संसद के चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर आप लैंड एक्विजिशन बिल पास कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल पास कर सकते हैं, जो ये दोनों बिल जाते हैं वो बिल सीधा पास हो जाता है, उसमें कोई वही कह रहा हूं। इसका मतलब क्या समझा जाए यूसुफ? इसका मतलब ये क्या फिक्सिंग है, वही मैं पूछ रहा हूं, क्या समझा जाए? इसका मतलब यह है कि जो दो पार्टियां चाहती हैं, जिन पर दोनों की नीतियां एक जैसी हैं और जिन पर नीतिगत विरोध नहीं है, वो बिल पास हो जाएगा। बाकी और दूसरा सवाल यह है कि जो भी आपने बात की फूड सिक्योरिटी बिल की, फूड सिक्योरिटी बिल 2009 के इनके चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था, और उस बिल को ये जब सरकार चुनाव नजदीक आने वाले हैं तब सरकार ला रही, तो 4 साल से सरकार कहीं सो रही थी, 4 साल से उस पर आम सहमति। लेकिन चलिए, मैं आपको बहुत कम समय हमारा रह गया है, एक तरफ सरकार सहयोग की अपेक्षा विपक्ष से कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष में तकरार बढ़ रही है, कैसे देख, क्या निकल, इसका नतीजा क्या निकलेगा? राज्यसभा में लैंड एक्विजिशन भी राज्यसभा में जाना है, फूड सिक्योरिटी भी राज्यसभा में जाना है। देखिए, नतीजा तो निकलेगा राज्यसभा में, चूंकि बिल जाएंगे, बिल तो सरकार किसी ना किसी तरह पास करा ही लेगी। ये चूंकि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में बहुत ज्यादा नीतिगत विरोध इसका नहीं है, तो बिल तो पास हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चल रहा है रस्साकशी दोनों के बीच, इसके पीछे 2014 के चुनाव है, 2014 से पहले नवंबर में जो होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जहां दोनों आमने सामने हैं, दोनों की आमने सामने की टक्कर है, उसके चुनाव हैं। और ये संसद में बीजेपी की कोशिश ये है कि कांग्रेस को या यूपीए सरकार को जितना ज्यादा जलील किया जा सके संसद के अंदर, उतना ज्यादा जलील करके देश के सामने पेश किया जा सके, ताकि कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो और बीजेपी उसका फायदा इन राज्यों के चुनाव में लिया जा सके। देखिए, कांग्रेस अपनी फजीयत से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। व्यवस्था जो है कुल मिलाकर के तो इसमें बीजेपी चिल्ला रहे हैं अभी, लेकिन अगर 4 साल 5 साल के हम देखें तो बहुत सारे टाइम बहस ना करके हमारे बजट पास हो जाती है, जहां बहस होना चाहिए वहां नहीं हो, वहां नहीं, उसके पर बहस नहीं होती। जब कोई बिल की जरूरत होता है कि दोनों देखते हैं कि भाई ये हमको आना है, तो उसको आना है, ये इसको पास करवा दे, ये आपसी बात हो जाती है जी। और कभी कभी अपनी पार्टी की रोक बदलने के लिए और चुनाव के पहले बहुत सारे दिखाते हैं जी। अर्थनीति के बारे में जितनी सारी है, तो मिला जुला के इसे क्या माना जाए? मिला जुला के कुछ भी हो, देश के लिए कोई नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, देश के लिए कोई नहीं है। अदीब साहब, चुनावी एक शब्द में कहूं, वी नो द कैरेक्टर ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के कैरेक्टर हम जानते हैं, बट वी डोंट नो द कैरेक्टर ऑफ MMC, मनमोहन मंटेगा और चिदम्बरम की। ये हमारे देश को कहां लेके बहुत बहुत धन्यवाद अदीब साहब, दादा यूसुफ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।